जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैथ्स बूस्टर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम का आज है आखिरी टाइप। ठीक है, तो जितना भी तरीका का सवाल टीसीएस पूछा है, चाहे वो एसएससी में हो चाहे वो रेलवे में हो, देखो मैक्सिमम चीज़ें तो कॉमन है, मैक्सिमम तो कॉमन है। कुछ चीज़ एक आध ऐसा है जो एसएससी में नहीं पूछा है, वो कभी भी पूछा जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एसएससी में पूछा है लेकिन रेलवे में नहीं पूछा है, अब तो पूछ ही रहा है सब कुछ। तो कमोबेश अब ना, कमोबेश क्या, एसएससी और रेलवे का जो सिलेबस है मैथ से वो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जितना भी सवाल टीसीएस आपसे पूछा है 2018 से लेके अभी तक, हम लोग उन्हीं सवालों को देख रहे हैं और आज नंबर सिस्टम का आखिरी लेक्चर है। जितना भी तरीका का सवाल होगा आज सबसे पहले सबको लपेट लेंगे और सबसे पहले लपेटे में लेंगे किनको मालूम, फैक्टर निकालना, गुणनखंड निकालना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर आपका है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, और ये सारे की सारी चीज़ें हमने बता रखी है। आपका जो है कोर्स में सब कुछ इन डिटेल में डिस्कस किया गया है। सवाल कैसा कैसा आया है, क्या क्या आपसे पूछा है, उन सवालों को यहाँ देखेंगे, साथ ही साथ आपको साथ साथ कंसेप्ट बताते चलेंगे कि सवाल को कैसे बनाना है। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो लोग मैथ, रीजनिंग और साइंस तीनों लेना चाहते हैं आप तीनों परचेज कर सकते हैं। साइंस पढ़ाएंगे अभिषेक सर, ठीक है, अभिषेक सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो भी होता है रेलवे के लिए वो सब कुछ आपको साइंस में मिलेगा। ठीक है, और ये सारा का सारा जो कोर्स है आपका फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी लिंक इसका शेयर किया जाता है, हमेशा टाइम टू टाइम शेयर किया जाता है। तो कहीं से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से उस नंबर पे आपको लिंक भेजा जाएगा। ठीक है, आपके नंबर पे वहाँ से आपको लिंक भेजा जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन है भाई, आप लोग के लिए ये सीरीज ना वरदान से कम नहीं है। आपको ना बहुत बड़ा झंझट से मुक्ति मिला है इस सीरीज में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से अब नहीं लगाना है, आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए और देखिए कि आप जब टेस्ट लगा रहे हैं तो वहाँ पे सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बनेगा, एग्जाम में आया हुआ सवाल को आप ढूंढ के बनाइए, बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या हम में दिक्कत है, कहीं हमसे कुछ छूट रहा है, कोई कंसेप्ट छूट रहा है, क्या छूट रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको लेक्चर देखना है शुरू से लेके आखिरी तक। लेक्चर को शेयर मारना एकदम नेसेसरी है अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिए कि भरोसा खुद पे रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। कुछ लोग का कमेंट आता है कि सर थोड़ा थोड़ा वैकेंसी आ रहा है। भाई वैकेंसी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये बात सही है, लेकिन आप एक हद तक अगर मेहनत करेंगे, अगर आप एक हद तक किसी भी चीज़ के पीछे अगर लग जाएंगे उस हद तक, तो भाई वो तो आपके पास आना तय है। तो बस वही ध्यान रखिए, पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। हम लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम अलग तरीके से चलता है। कितना वैकेंसी देना है, कितना नहीं देना है, कैसे देना है, हम लोग के हाथ में भाई मेरे बिल्कुल नहीं है। अगर रहता तो ज़रूर वैकेंसी बढ़ा के आता। एएलपी का जो थोड़ा सा वैकेंसी आया है वो ना हज़ारों में रहता, लेकिन बस वही बात है, अच्छे से पढ़िए। जब तक इच्छा है, जब तक मन करता है तभी तक पढ़िए। मन नहीं लग रहा है, छोड़ के कोई दूसरा काम धंधा देखिए। एक ही जगह पे टाइम वेस्ट करना, एक ही जगह पे ज़्यादा समय तक टिके रहना भी बेवकूफ़ी है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। समय बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, उस हिसाब से अपने आप को बदलिए। ठीक है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200 एनटीपीसी 2021। अब जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछे या कुल गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है। ठीक है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 4200 या
ऐसे भी लिख देता है सिंपल भाषा में कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका भी मतलब यही है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो जब भी नंबर ऑफ फैक्टर का बात हो, चाहे ऑड फैक्टर पूछे, इवन फैक्टर पूछे, प्राइम फैक्टर पूछे, कोई भी पूछे, जब भी फैक्टर आपसे पूछा जाए कि कितना फैक्टर होगा, या तो ऑड या तो इवन या तो प्राइम या तो टोटल, कुछ भी पूछे, तो आपको दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि इस 4200 को प्राइम नंबर के बेस में तोड़ना होगा। 4200 को तोड़ने के कई तरीका है। सबसे सटीक तरीका एलसीएम मेथड है। अगर नंबर सीधा साधा है तो हम अपने हिसाब से तोड़ देंगे, लेकिन अगर नंबर बड़ा है, उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, तब वहाँ पे आपको एलसीएम का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देखो ये नंबर, इस नंबर ये कहता है कि भाई 4200, तो भाई 4200 को हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं? 42 गुना 100। देखिए तोड़ने का तरीका समझ लीजिए। जब नंबर सीधा है, अब 42 को क्या लिखेंगे? 42 को लिखने का बहुत तरीका है। 7 छक्के 42 या 6 सते 42, 6 गुना 7 42, और 100 को क्या लिख देंगे? 4 गुना 25। प्राइम बेस में तोड़ना है, तो 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा टूट चुका है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 25 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 7। 4 को फिर से क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुना 5। अब देखो 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम बेस में टूट गया। अब देखो इनको थोड़ा एक बार जमा कर लेते हैं, ठीक से लिख लेते हैं। तो 2 हमारा 1 2 3 टो है, तो इसको लिख देंगे 2 का पावर 3 गुना 3 एक ही टो है, तो 3 का पावर 1। 5 2 है तो 5 का पावर 2 गुना 7 1 है तो 7 का पावर 1। ये हो गया 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन। अब देखो जब आपसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है कि इसका कुल कितना गुणनखंड है, तो भाई कैसे निकालेंगे? अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद खेला जो है पावर का है, तो पावर में 1 जोड़ के सबको साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3, 2 का पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। 3 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2। 5 का पावर 2 है, 2 में 1 जोड़िए 3। 7 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़िए 2, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूना 8 तिहाई 24 दूना 48। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया इसका? 48। 48 फैक्टर है इसका, टोटल 48 नंबर ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब 4200 जो है 48 संख्या से भाग जाएगा। 48 संख्या से भाग जाएगा। 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, ऐसे ऐसे करके 48 संख्या से भाग जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या कितना संख्या से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये 4200 से भी भाग जाएगा, 4200 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। ऐसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और ये बार बार आपसे पूछा जाता है। एक सवाल और दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये सवाल आपसे पूछा हुआ है कि 12288 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। अब आप ऐसे देखेंगे कि 12288 है, तो इसको तो हम अपने हिसाब से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0 0 रहता है तो हम लोग 10 या 100 में तोड़ने का कोशिश करते हैं, या लास्ट पे 5 रहता है तो भी उसको 5 या 25 में तोड़ने का कोशिश करते हैं। ये तो मुश्किल लग रहा है। तो इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, आपको समझाते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप 12288 को एलसीएम मेथड से फैक्टर करते जाइए। एकदम लंबा लंबा कैलकुलेशन होगा, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से जहाँ तक जाएगा, 3 से 5 से, ऐसे देते जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम बेस पे तोड़ते हैं नंबर को। ये नंबर को हम या तो 2 के बेस में, 3 के बेस में, 5 के बेस में, 7 के बेस में, 11 के बेस में, 13 के बेस में, इसी तरीका से तोड़ेंगे। तो देखिए अब हमें प्राइम नंबर को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ देखना है कि ये नंबर 2 से तो भागा जाता है। ठीक है, 2 तो बहुत छोटा चीज़ है। क्या ये 3 से भागा जाता है?
तो सर देख लीजिए, 1 और 2 3 और 8 और 8 16, 2 18 जी, ये 3 से भागा जाता है। अगर इसको 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12, 0, 3 9 27, 3 6 18, मतलब इसको 3 से भागा देने पर 4096 बार में चल जाता है। अगर 4096 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या फिर से यही नंबर आ जाएगा? मतलब 12288 को 4096 गुना 3 तो लिख ही सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि मान लीजिए कि ये नंबर मेरा 96 है, ठीक है। अब इसको हम 3 से भागा दिए तो सर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 3 3 9, 3 दूना 6, 32 बार में चल गया। तो क्या हम 96 को 32 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये चीज़ आप किए तो यहीं पर आपको एक चीज़ दिख गया कि 4096 कुछ है, स्क्वायर क्यूब में से कुछ तो है। तो सर ये 16 का क्यूब है, मतलब 4096 को हम क्या 16 का क्यूब लिख दे? बोले सर बिल्कुल। तो 3 तो हमारा प्राइम बेस में टूट गया, 16 हमारा प्राइम बेस नहीं है। 16 को क्या हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और गुना में है पावर में 3, मतलब इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 1। 12288 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF बराबर 12 + 1 13 गुना 1 + 1 2, 13 दूना 26। इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 26 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप तोड़िए, कोशिश कीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे जल्दी हो जाएगा इसमें, ठीक। ध्यान से देखिए, कहता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। देखिए विषम गुणनखंड भी लिख सकता है या गुणनखंड के जगह पे विभाजक भी लिखता है, डिविजर्स भी लिखता है। फैक्टर्स के जगह पे डिविजर्स भी लिख देगा। गुणनखंड लिखे या भाजक लिखे या विभाजक लिखे, फैक्टर्स लिखे या डिविजर्स लिखे, बात वही है। तो यहाँ पे बोला है कि विषम गुणनखंड की संख्या कितना होगा। तो विषम गुणनखंड पूछे, सम गुणनखंड पूछे, करना तो होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये नंबर ना बहुत हद तक तोड़ दिया है। अब 8 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 25 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 49 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इनको तोड़ना होगा प्राइम बेस में। तो जो टूटा हुआ है बहुत अच्छी बात, नहीं टूटा है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 और 3 इसका गुना में है, 2 का पावर 9 हो गया, गुना 3 का पावर 5 अपने जगह पे सही है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2 और 2 इसके गुना में है, मतलब ये हो गया 5 का पावर 2 दूना 4, यही है ना? हाँ ठीक है ना। और ये है आपका 49 का पावर 3। तो 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर, 7 का पावर 2 और 2 गुना 3, मतलब ये हो गया 7 का पावर 6। अब देखिए ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये है ओरिजिनल वाला, ये सही है क्योंकि 2 3 5 7 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो पूरा का पूरा प्राइम नंबर में 2 इकलौता मेरा सम संख्या है, बाकी सारा का सारा क्या है? विषम संख्या है। तो जो पूछा है उसी से मतलब रखेंगे। विषम गुणनखंड पूछा है तो उत्तर मेरा यहीं से निकलेगा, इसको टच नहीं करेंगे, समझ लीजिए। सम गुणनखंड को टच नहीं करेंगे। तो बाकी बात तरीका आपका वही है। 3 का पावर 5 है तो 1 जोड़ देंगे 6, गुना 5 का पावर 4 है 1 जोड़ देंगे 5, गुना 6 का पावर 7 है, 7 का पावर 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे 7। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो 6 × 30, 7 21, 210। तो इसका 210 विषम गुणनखंड होगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। ये सवाल पूछा है ग्रुप डी 2018 में। ऐसे ही बेसिक सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सवाल को देखिए, सीक्वेंस वाइज भी आपको सजा दिए हैं हमेशा की तरह। पहले आपको क्या बताएं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फिर आपको क्या बताएं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, फिर आपको क्या बता रहे हैं?
इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है वो इसमें गुणनखंड करके दिया है। अब ये ध्यान देना है कि क्या ये प्राइम फैक्टर प्राइम बेस में टूटा हुआ है। तो सर साफ साफ दिख रहा है 2, 3, 5, 7 हमारा प्राइम नंबर में है, मतलब जो भी संख्या है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ठीक है जी। अब कहता है कि सम गुणनखंड कितना है, मतलब ये जो बड़ा सा नंबर होगा उसमें कितना संख्या ऐसा होगा जो सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, इसका फैक्टर में से कितना सम होगा और कितना विषम होगा। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा इवन फैक्टर, ई फॉर इवन, एफ फॉर फैक्टर, इवन फैक्टर बराबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से घटा देंगे ऑड फैक्टर। सम भाजकों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल गुणनखंडों की संख्या में से घटा देंगे विषम गुणनखंड। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ऑड को हटा देंगे तो इवन ही ना बचेगा, ऐसे निकालना है इसको। तो देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है। तो सर देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF बराबर 2 का पावर 8 मतलब 1 गुना 9, 3 का पावर 2 प्लस 1 3, 5 का पावर 3 प्लस 1 4, 7 का पावर 5 और 1 6। ठीक है। तो ये 6 चौके 24, 24 दिया 72 और 72 नवा 9 दूना 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। 648 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। उसमें से ऑड फैक्टर कितना है। तो सर ऑड फैक्टर मेरा कितना है। तो ऑड फैक्टर में ऑड नंबर से मतलब रखेंगे, मतलब यहाँ पे 3, 5 और 7 हमारा क्या है ऑड फैक्टर है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने का भी तरीका वही है जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का है। पावर में 1 जुड़ते जाइए। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 5 और 1 6। ठीक है। 2 और 1 3, 4 और 6। तो 4 3 12, 12 6 72। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है 72। यहाँ पे 72 घटा देंगे सर तो कितना हो जाएगा। 12 में आपका 8 में 2 गया 6, यहाँ बचा 14, 14 में 7 गया 7 और यहाँ 5। 576 नंबर ऐसा है इस संख्या का जो इवन है, सम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आए, सजा दिए हैं, प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, सीख भी रहे हैं। सोचिए कितना कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। एक तो आप प्रीवियस ईयर को पढ़ भी ले रहे हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, कंसेप्ट भी समझ रहे हैं। एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है और वो अगर प्रीवियस ईयर पेपर को ना देखा, अगर वो सिलेबस को बढ़िया से नहीं पढ़ा, तो वो समझिए कि वो सिर्फ पढ़ रहा है, खुद को धोखा दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बात अपना दिमाग में बिठा के चलिए। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा के चलिए हमेशा। अगर आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग अभी रेलवे का पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर को फोड़ेंगे, सिलेबस को देखेंगे क्या कुछ पूछता है, सिलेबस में से क्या कुछ पूछा है, क्या कुछ पूछना बाकी है, क्या कुछ पूछ सकता है। इसको बोलते हैं सही तैयारी। देखिए ये एग्जैक्ट सवाल एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन इस तरीका का छोटा सवाल एग्जाम में आया है। इस सवाल में हम कुछ और जोड़ दिए हैं और ये सवाल एक दूसरा एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सुधार, मतलब उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। ठीक है, कहता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसमें प्राइम फैक्टर्स कितना है वो आपको ढूंढना है। तो अब ध्यान से देखिए, प्राइम फैक्टर होता क्या है अभी हम लोग समझेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स पूछा है तो सबसे पहले नंबर को प्राइम बेस में तोड़ना पड़ेगा। तो ये नंबर लगभग टूटा हुआ है। अब पहले देखते हैं कि क्या सारा का सारा प्राइम बेस पे है। तो सर 2 तो हमारा प्राइम बेस पे है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसको तोड़ना होगा 2 गुना 3,
6 होता है। 7 हमारा प्राइम नंबर में है, 10 हमारा प्राइम नंबर में नहीं है, तो 10 का 2, 2 प्राइम फैक्टर 2 गुना 5, 5 दूना 10, 2 और 5 होगा, ठीक है। अब 323 हमारा अब देखो यहीं पे आदमी फंस जाता है कि 323 क्या है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ना इसको हमेशा भाग दे के देखिए, और भाग हमेशा कोई ना कोई प्राइम नंबर से ही दीजिएगा, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 11 से, या तो 13 से, या तो 17 से, या तो 19 से, हमेशा प्राइम नंबर से ही भाग दीजिएगा। चल गया तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि सर 323 ना 9, 11 से नहीं जाएगा, 13 दूना 26 नहीं गया, 17 एकम 17, 13 और 2 15, 153, 17 से जा रहा है 19 बार में, तो ये 323 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 323 को 17 गुना 19 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सजाते हैं प्राइम बेस पे, ध्यान से समझिएगा। तो ये 2 का पावर 17 अपने आप में ठीक है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और इसका पावर 31। घातांक और करने का नियम है, पावर अगर सेम है तो उसको एक चादर के नीचे लिख सकते हैं, और एक चादर के अंदर है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये 2 का पावर 31 और 3 का पावर 31 ऐसे, मतलब 6 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 31 गुना 3 का पावर 31 गुना 7 तो प्राइम बेस पे है। 10 को क्या लिखेंगे सर, 10 को 2 का पावर 11 गुना 5 का पावर 11, और 323 को क्या लिखेंगे, 17 गुना 19, मतलब 17 का पावर 23 गुना 19 का पावर 23। ये हमारा प्राइम बेस में टूट गया। अब थोड़ा इसको सजा देते हैं, 2 यहाँ 1 2 3 बार है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 का पावर 17 और 31, 17 और 31 हो गया 48, 48 और 11 59, तो 2 का पावर 59 गुना 3 एक ही बार है ना, 3 एक ही बार है, 3 का पावर 31 गुना 5, 5 का पावर 11 गुना 7 का पावर 5 गुना 17 का पावर 23 गुना 19 का पावर 23। ये टूट गया प्राइम बेस में। अब हमसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, मतलब कौन सी संख्या कितनी बार है। तो सर 2 59 बार है, 3 31 बार है, 5 11 बार है, 7 5 बार है, 17 23 बार है और 19 23 बार है। सबके पावर को जोड़ दीजिए, मतलब 59 प्लस 31 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 23 प्लस 23, यही हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 13 13 13 और 9 22 का 2 हाथ में 2। अब देखो 2 एक ही में है, मतलब 162 होगा। टोटल क्या होगा, 162। 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 7 7 7 7 और 3 10, गलत जोड़ दिए क्या, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 5 15, 152 हो रहा है। कहीं पे हम गलत जोड़ दिए, ये 162 होगा। कुछ छूटा तो नहीं ना, तो हम कहीं पे मिस्टेक नहीं लिखे हैं, ये पावर सही किए हैं ना भाई। कहीं पे हम गलत तो नहीं लिखे हैं कुछ। अच्छा, एक तो छोड़ दिए ना, एक हम छोड़ दिए, एक तो छोड़ दिए, इसका आंसर 152 ही होगा, क्योंकि इसमें हम एक चीज़ और छोड़ दिए, 11 का पावर 10 भी है, 11 का पावर 10 भी है, ठीक है। तो इसका 152 कर लीजिए, ठीक है, 152 सही उत्तर है। तो 152 इसका प्राइम फैक्टर है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आया है। वैल्यू और प्लेस वैल्यू से भी 12-15 सवाल पूछा गया है, ग्रुप डी में भी, एनटीपीसी में भी और आपका एएलपी में भी पूछा गया है। बहुत ही आसान है, एक क्वेश्चन से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो नंबर दिया है 3
72846 ये एक नंबर है। कहता है कि इसमें 7 का स्थानीय मान और अंकीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, अंकीय मान फेस वैल्यू। तो अंकीय मान जो होता है, फेस वैल्यू जो होता है, जो दिखता है वही इसका वैल्यू होता है। जैसे कि 6 का फेस वैल्यू कितना 6, 5 का फेस वैल्यू कितना 5, 4 का फेस वैल्यू कितना 4, 8 का फेस वैल्यू कितना 8, 2 का फेस वैल्यू 2, 7 का फेस वैल्यू 7, इस तरीक़ा से। लेकिन स्थानीय मान ये पूछता है, ये बताता है कि संख्या कितना स्थान पे है, क्या वे दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, 10,000 पे है, लाख पे है, कितना स्थान पे है। तो जब किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो उस अंक के बाद जितना भी अंक होगा उतना 0 लगा देना है। जैसे कि इसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है, 7 के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, मतलब 7 के ऊपर 1 2 3 4 5 0 लगा देना है। मतलब 7 जो है हमारा लाखवें स्थान पर है। इसका वैल्यू क्या हो गया 7 लाख, ये लाखवें स्थान पे है। ठीक है। और फिर फेस वैल्यू, तो भाई 7 का फेस वैल्यू कितना 7, इनको जोड़ेंगे तो कितना 7 लाख 7 आएगा। मतलब 7 और 7 के बीच में 4 0 होगा। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 0 है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4, ये 7 लाख 7। ठीक है, ये होगा इसका। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सवाल पूछा हुआ है ढेर सारा। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू एकदम आसान है। ठीक है, जो दिखे वही उसका वैल्यू है, फेस वैल्यू है। और अगर प्लेस वैल्यू पूछता है तो उस अंक के बाद जितना डिजिट रहेगा उतना 0 लगा देना है उसी अंक के ऊपर। कि लॉजिकल सवालों पे जो लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, ठीक है, इस टाइप के कई सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल आपका पूछा गया है कि टेरी जो है प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध खाता है, तो 5 सप्ताह में कितना लीटर दूध खा जाएगा। तो इस सब आसान सवाल है। प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध खाता है तो 7 दिन में कितना, 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, तो 1 सप्ताह में 1.5 गुना 7, 15 सत्ते 105, 10.5 लीटर दूध खाएगा। तो 5 सप्ताह में कितना, तो 10.5 गुने 5, 52 लीटर दूध खाएगा। ये आपसे, तो ये सब आसान सवाल है। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल हैं, उन पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। और ये सवाल जो हम लिखे हैं ये आया है NTPC 2021 में। इसका डेट लिख देते हैं और हिंदी में ही लिखे हैं, समझा देते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। तो एक लड़का है मोहन जो एक दिन 60 रुपया कमाता है और उसके अगले दिन 50 रुपया खर्चा कर देता है। फिर तीसरे दिन 60 रुपया कमाता है और उसके अगले दिन 50 रुपया खर्चा कर देता है। फिर चौथे दिन 60 रुपया कमाता है और 5वें दिन 50 रुपया खर्चा कर देता है। तो कहता है कि और यही ऑर्डर जो है चलता रहता है उसका। तो कहता है कि वो कौन सा दिन होगा जिस दिन उसके पास खर्चा करने से पहले 200 रुपया होगा। मतलब उस दिन वो 60 रुपया कमाएगा और 140 रुपया बचत का होगा। वो 60 रुपया तो कमा रहा है ना हर दूसरे दिन, भले वो 50 खर्च कर दे रहा है, लेकिन वो हर दूसरे दिन 60 कमा रहा है। आज 60 कमाया, कल 50 खर्चा कर दिया, फिर परसों 60 कमाया और उसके अगले दिन 50 खर्चा कर दिया। तो 4 दिन में वो कमाया 4 दिन में वो कमाया 120 रुपया और खर्चा कर दिया 100 रुपया, तो 20 रुपया बचता है। मतलब हर 2 दिन में उसके पास 10 रुपया बचता है। तो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन उसके पास 200 रुपया होगा खर्चा करने से पहले। मतलब वो उस दिन भी 50 खर्चा करेगा, मतलब वो 60 कमाएगा, मतलब 140 रुपया बचत का होगा और 60 रुपया इनकम का होगा। तो 140 और 60 200 रुपया होगा खर्चा करने से पहले। तो भाई मेरे जरा ध्यान से समझो, 200 रुपया कब होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि वो हर 2 दिन में बचाता है सर वो 10 रुपया। जैसे कि आज कमाया 60 रुपया, कल खर्चा कर दिया 50 रुपया, तो आज और कल मिला के 10 रुपया बचाया वो। तो 2 दिन में 10 रुपया बचाया, तो भाई 1 दिन में 5 रुपया बचाएगा, ऐसे भी समझिए।
तो एक दिन में 5 रुपया बचाएगा, इससे भी बन जाएगा। एक दिन में वो 5 रुपया बचाएगा, ठीक है। और उसके पास कौन सा दिन 200 रुपया होगा खर्चा करने से पहले, मतलब 60 रुपया उसका कमाई का होगा, मतलब 140 रुपया उसका बचत का होगा। तो हर दिन 5 रुपया बचाता है, तो 140 रुपया बचाने में कितना दिन भागा 5, 28 दिन लगेगा। 28 दिन लगेगा हर दिन के हिसाब से। 28 दिन में वो 5 रुपया बचाएगा, लेकिन वो यहाँ हर 2 दिन में 10 रुपया बचा रहा है। मतलब 28 दिन में वो 140 रुपया बचा लेगा और 29वें दिन वो 60 रुपया कमाएगा। तो 140 और 60 200, मतलब 29वें दिन उसके पास 200 रुपया होगा। ध्यान से उत्तर मारिएगा। नहीं समझ में आया? आपको समझाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वो 2 दिन में, आज वो 60 रुपया कमाया और कल 50 खर्चा कर देता है, मतलब 2 दिन में वो 10 रुपया बचाता है। 2 दिन में वो 60 रुपया कमाता है और 5 रुपया खर्चा और 60 रुपया कमाता है और 50 रुपया खर्चा कर देता है। तो भाई 2 दिन में 10 रुपया बचा, तो एक दिन के हिसाब से कितना बचा? 5 रुपया। हमको बचाना है 140 रुपया, क्योंकि बोला है कि किस दिन उसके पास 200 होगा खर्चा करने से पहले, मतलब वो जिस दिन खर्चा करेगा उस दिन उसका 60 रुपया भी इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब 140 रुपया उसके पास बचत का होना चाहिए। तो 140 रुपया बचत कितना दिन में होगा, जबकि वो हर दिन 5 रुपया बचत करता है। तो आप कहेंगे सर 140 भागा 5, 28 दिन में 28वें दिन में उसके पास 140 रुपया बचत का होगा। 140 रुपया क्या होगा सर? सेविंग का होगा, ठीक है। और वो 29वें दिन फिर कमाएगा 60 रुपया, तो 60 रुपया जोड़ दो। 29वें दिन तो 200 हुआ ना भाई। यही चीज़ ना, ये सब सवाल लॉजिक से बनता है। तो 28वें दिन आंसर नहीं मारना, 29वें दिन मारना है। लॉजिकल सवाल है। बात समझ में आया? एकदम मसा को देखिए ध्यान से, ठीक है। कहता है कि शहर P से Q, NTPC 2021 में आया। कहता है कि शहर P से Q 2 बस टिकटों तथा शहर P से R के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपया है, परंतु शहर P से Q के 3 बस टिकट और शहर P से R के 2 बस टिकट का कीमत जो है 91 रुपया है। तो शहर P से Q और P से R का किराया क्रमशः कितना कितना है? बहुत ही सिंपल सा बात है, ठीक है। तो मान लो कि हम P से Q, शहर P से Q जाएंगे तो एक टिकट का दाम X रुपया है, और शहर P से R जाएंगे तो एक टिकट का दाम Y रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, P से Q में 2 बस टिकट लिए हैं, P से Q का 2 बस टिकट लिए हैं, मतलब 2X प्लस P से R के लिए 3 बस टिकट लिए हैं प्लस 3Y बराबर पैसा लग गया 99 रुपया। ये इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तरीका आपको और भी अभी बताएंगे ऑप्शन वाला, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा है कि परंतु शहर P से Q के 3, अब की बार P से Q का 3 है तो ये 3X प्लस P से R के 2 तो ये हो गया 2Y, और इसमें हमको पैसा लग गया 91 रुपया। ये तो आपका सर क्वेश्चन दिया है। अब इस सवाल को अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी कोई खास टाइम नहीं लगेगा, और अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तब भी कोई खास टाइम नहीं लगेगा। ऑप्शन से कैसे? हमसे पूछा है कि P से Q और P से R का किराया कितना है। तो देखो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो कैसे दिया है। 23 15 15 23, 51 32 32 51। अब ध्यान से चीजों को समझना कि ऑप्शन को काटेंगे कैसे। अगर शहर P से Q जाने में हम 51 रुपया का टिकट लेते हैं तो 2 टिकट का दाम हो जाएगा 102 रुपया, जबकि 2 टिकट का दाम हो जाएगा 102 रुपया, जबकि
जबकि शहर P से Q हम 2 टिकट लेके गए और P से R 3 टिकट लेके गए, तब हमको सिर्फ 99 रुपया ही लगा। मतलब ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। या तो 23-15 होगा या तो 15-23 होगा। अब देखो, अगर हम P से Q कंडीशन में सेटिस्फाई करवा दो, अगर x बराबर हम 23 मान लें तो 23 दिया 69 रुपया यहाँ लगेगा, 69 23 दूना 46 रुपया यहाँ लगेगा, प्लस y हमारा 15 है तो 15 दिया 45 रुपया यहाँ लगेगा। तो 45 और 46 कितना हो गया, 40 80 और 6 5 11 81 रुपये, जबकि हमें लगना चाहिए 99 रुपये, तो ये भी उड़ गया, ऑप्शन हो गया ये। अब देख लो कैसे हो गया, ध्यान से देख लो, सेटिस्फाई करवा दिए। तो 2 टिकट का दाम हो गया, कौन सा काट दिए हम, ये नहीं काटना था, ये काटना था, ठीक है। इसको देख लो, 2 टिकट का दाम हो गया 30 रुपया और 3 टिकट का दाम हो गया 69 और 30 99 सेटिस्फाई, ये यहाँ भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन वाला मेथड। अगर आप ऑप्शन वाला मेथड नहीं लगाते हैं तो आपको डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा। करना क्या होगा, इक्वेशन को बैलेंस करके एक वेरिएबल को हटाना होगा। तो अगर हमें यहाँ से मान लेते हैं y को हटाना है, तो यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, इसको 2 से और इसको 3 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x, ये 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, घटाएंगे तो ये कैंसल हो जाएगा 6 और 6, ठीक है। 4x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 99 दूना 198, घटाना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 9x 3 तिहाई 9x बराबर आपका हो जाएगा सर 3 एकम 3 और 9 तिया 27 270। अब इनको आपस में घटाएंगे तब जाके x का वैल्यू आएगा, और x का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तब जाके y का वैल्यू आएगा, और फिर हम उत्तर बताएंगे। तो इससे पहले तो हमारा ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कर गए। अगर थोड़ा सा गौर करें तो बात समझ आए, थोड़ा सा गौर करें तो ऑप्शन से ही मामला बन जाता है। आपको ध्यान से देखिए, ये सवाल आपका आया है NTPC 2021, NTPC 2021। देखो डेट इसीलिए लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, मास्टर अपने से मनगढ़ंत सवाल नहीं बता रहा है, इसीलिए डेट लिखते हैं। तो कहता है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। सिंपल सा बात है, एक व्यक्ति सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ठीक है, सबसे हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति सबसे हाथ मिलाता है, मतलब एक व्यक्ति 39 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, फिर एक व्यक्ति 39 से हाथ मिलाएगा, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सारा का सारा हाथ एक दूसरे से मिल ना जाए सबसे। तो अब ये कैसे मिल रहा है, देखो, एक व्यक्ति 39 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, ये 38 और ये 37 और ये 36 और ये कहाँ जाके रुकेगा सर, 1 पे। तो सर इतना बार हाथ मिलाया गया है, 1 2 3 4 5 6 से लेके 39 तक। तो कुल कितना बार हाथ मिला सबको जोड़ना होगा। जोड़ने का फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइड बाई 2। n हमारा कितना है 39 + 1 40 भागा 2, 20 बार में 39 × 2 = 78, 780 बार हाथ मिला टोटल। 780 बार हाथ मिला। तो ये आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो गया। देखिए और भी बहुत सवाल है जो बिल्कुल आसान है, जिसको सब बनाएगा। लैंग्वेज वाला ही है तो बहुत आसान है। बताए ना कि ये सवाल भी पूछा है कि एक पिकनिक में 15 लोग गए और जो है सभी लोगों ने 10 लोगों ने 100 रुपया जमा किया और बाकी के 5 लोग जो है इनमें से प्रत्येक का आधा आधा जमा किया, तो कुल कितना पैसा जमा हुआ। तो भाई 750 जमा हुआ।
10 आदमी मान लो 100-100 रुपये जमा किया, और जो 5 बचा वो इनका आधा आधा मतलब 50-50 जमा किया। तो 10 आदमी का 100-100 1000 रुपया और 5 आदमी का 250 1250 रुपये जमा हुआ। इस टाइप का सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आके नंबर सिस्टम का कंप्लीट रिवीजन आपका हो गया। प्रीवियस ईयर आपने समझा, देखा, सीखा। और प्लीज़ 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 आप लेक्चर को शेयर ज़रूर मार देना भाई, पहुँचाना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी मदद मिले। ठीक है, सिर्फ खुद से पढ़ना नहीं होता है, साथ में दूसरों को भी पढ़ाओ। कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।